नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस जो आगामी एग्जाम में जितने भी एग्जाम्स की अगर यदि आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर साइंस जनरल साइंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके एग्जाम में, वो हम लोग आज कंप्लीट साइंस की सीरीज में फिजिक्स कर रहे हैं। ऐसी तरीका से केमिस्ट्री करेंगे, बायोलॉजी करेंगे। आप लोग यदि चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग प्रकाशिकी चैप्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रकाशिकी चैप्टर कर रहे हैं, ऑप्टिक्स चैप्टर कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत प्रकाशिकी का दो पार्ट मैंने कर लिया है। आप यदि नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। आज पार्ट 3 के अंतर्गत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक हम लोग देखेंगे। आज यहाँ से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी तरीका से। देखिए यहाँ पे ये जो एन दिया हुआ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है। निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल यानी सी बाई भी। क्या है लिखा हुआ? एन इज इक्वल टू सी बाई भी, यानी प्रकाश जो है सो निर्वात में प्रकाश की चाल बाई मीडियम में प्रकाश की चाल, यही होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही उसका अपवर्तनांक कहते हैं। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक ही उसका क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से अलग अलग मीडियम में क्या परिवर्तन होता है। सो यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है, मेनली जो बात की गई है कि प्रकाश के अपवर्तनांक के उदाहरण क्या है, जो जहां से एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल से भरे किसी बर्तन, जल से भरे किसी बर्तन, यदि मान लिया जाए कि आपके पास क्या है, एक मान लिया जाए बकेट हम बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये आपके पास बकेट में क्या है कि पानी क्या है? फील है। ठीक है। आप यहाँ से कोई एक आंख है, जो आंख देखने वाला है, ऑब्जर्व करने वाला है इन चीजों को। ठीक है, ये इन चीजों को ऑब्जर्व करने वाला है। यहाँ से कहते हैं जल से भरे किसी बर्तन अथवा तालाब आदि की पेंदी, पेंदी मतलब ये पार्ट, पेंदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। अगर देखेंगे तो ये आपको कुछ ऊपर हुआ उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जल के अंदर पड़ी वस्तु या मछली की आभासी गहराई जो होती है, वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, यानी क्या? ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। ये क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। आपने देख लिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण किस प्रकार से होता है। आगे देखते हैं इसी प्रकार से आगे क्या मेनली कॉन्सेप्ट क्या क्या है। आगे यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि पानी से भरे कांच के ग्लास में रखा नींबू पार्श्व साइड से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई। आपने देखा होगा जूस की दुकान पे, खासतौर पे जो गर्मियों के दिनों में जो खासकर नींबू पानी पीते हैं, आप वहां देखिएगा कि एक पानी में नींबू रखा रहता है। उसका तो एक रीजन ये मैं समझ पा रहा हूँ कि नमी के कारण रखता होगा, वेट के कारण रखता होगा। और दूसरा कारण जो समझ पा रहा है, साइंस के भाषा में हम लोग साइंस पढ़ते हैं, तो वो क्या करता है, जो अभी आपने देखा कि ग्लास में रखता है, तो उससे क्या होता है, जो साइज बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, जिससे अट्रैक्शन का भाव जागृत होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले ही दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई पड़ता है। और वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में लगभग कितना मिनट का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज किया है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जो दिखाई पड़ता है सूर्य, वो किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की आकृति चपटी और अंडाकार प्रतीत होती है। नेक्स्ट देखिए, तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब आता है क्रिटिकल एंगल। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैं आपको बता देता हूँ क्रिटिकल एंगल किस तरीके से समझेंगे, आप वहां से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। किसी सघन माध्यम यानी डेंसर माध्यम में वह विशेष आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी इसको आप कहेंगे क्या? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब यहां देखते हैं अलग अलग माध्यम में क्रिटिकल एंगल और अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
यहाँ दिया हुआ है कुछ मीडियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है और मीडियम के साथ कुछ बातें की गई है अपवर्तनांक को लेकर के और क्रिटिकल एंगल को लेकर के। देखिए यहाँ पर पानी में पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये डेटा फैक्ट है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और हीरा का देखिए अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है। बस आगे देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ये तो और महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है। क्यों टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहां देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे पहले क्या है, जब देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, यानी आपतन कोण जो है इंसिडेंट एंगल क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक हो तो सघन माध्यम में के पृष्ठ पर परावर्तित हो सघन माध्यम से ही लौट जाती है। इस परिघटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। यानी क्या, जो क्रॉस करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करना चाहिए वो प्रवेश नहीं करके क्या होता है, पीछे की ओर लौट जाता है। आप इस चीज को कैसे समझेंगे, देखिए यहां से क्या हो गया, एक आपतित किरण यहां पर आपने डाला और डालने के बाद इस मीडियम में जाने के बाद आगे बढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ा, ये माध्यम इधर की ओर चला गया, ठीक है, ये माध्यम इधर की ओर चला गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे बड़ी बात इस परिघटना के कारण किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपके लिए बहुत बेहद जरूरी चीज है। यहां देखिए अब ये भी याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें तो ये तो मैंने बता ही दी आपको। यहां देखिए उदाहरण जो महत्वपूर्ण आपके लिए भी आए हैं वो ज्यादा जरूरी है आपको जानना। हीरे का चमकना क्यों होता है, हीरे क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकता है, ठीक है। बस यही जानकारी लीजिए। ये देखिए मरीचिका मतलब ये होता है कि जहां पे रियलिटी नहीं है फिर भी वो क्या होते रहता है, रिफ्लेक्ट होते रहता है, परावर्तित होते रहते, दिखते रहते। जैसे मान लिया जाए रेगिस्तान में खासतौर पे क्या होता है कि गर्मी के दिनों में पानी नहीं रहता है, लेकिन ये मरीचिका यानी मरीचिका के कारण, मैरिज के कारण क्या होता है कि वहां पर पानी जैसा प्रतीत होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कभी कि ये व्यक्ति मृग मरीचिका की भांति भ्रमण कर रहा है। यानी मृग मरीचिका का संदर्भ इसीलिए लिया गया क्योंकि मृग खासतौर पे प्यासा रहता है, पानी के लिए भटकता रहता है और जो रेगिस्तान में उसे जब जाता है उस जगह पे तो उसे पानी नहीं मिलता है। क्यों इसीलिए क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि और आपके लिए क्या जरूरी है, एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां देखिए मरुस्थल में गर्म जमीन के संपर्क में हवा गर्म रहती है और ऊपर की ओर हवा की परतें ठंडी रह होती है और ठंडी परतें सघन माध्यम की तरह क्या होता है, मूव करते रहता है। और अब ये समझ में आ ही गया होगा आपको कि बात जो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने तो आपको समझा ही दिया है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पानी की तरह आभास होता है, ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। अब आता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। अब इसका देखना है कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, जो प्रकाशिक तंतु का यूज किया जाता है वो आपके लिए ज्यादा जानना बेहद जरूरी है कि यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर के जो आंतरिक भाग यानी मानव ह्यूमन बॉडी के जो आंतरिक भाग होता है, इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उसके चिकित्सकीय यानी मेडिकल डायग्नोसिस हेतु जो एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ये एंडोस्कोप प्रकाशिकीय तंतु पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है एंडोस्कोप, प्रकाशिकीय ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित होता है। बस यही चीज मेन आपको ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड जानना जरूरी था। दूसरी बात, प्रकाशिक तंतु जो होता है उच्च गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी वाले कांच या क्वार्ट्ज तंतुओं से बनाया जाता है। आपने ये भी देख लिया हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं लेंस को लेकर के, क्या देखना है, लेंस को लेकर के हम लोग देखते हैं। यहां देखिए लेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग कलेक्ट करते हैं और जो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली बात, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि लेंस का कम से कम पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ गोलीय होता है। अब देखिए दो प्रकार का लेंस होता है, एक तो होता है कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल जो लेंस होता है, दूसरा होता है अवतल यानी कनकेव लेंस होता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक एक खास तौर पे ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये जानना जरूरी है, ये जो खासकर है द्वि उत्तल लेंस है, द्वि उत्तल यानी बाई फोकल लेंस बोलते हैं या उभय उत्तल बोलते हैं, यानी दोनों पृष्ठ क्या है उत्तल है, ठीक। उसी प्रकार से ये देख लीजिए, ये देखिए
और ये देखिए अभ्याउत्तल, यानी बाई कनकेव इम्बैलेंस है, बाई कनकेव, दोनों पृष्ठ क्या है, अवतल है। आपने ये भी देखा। आगे देखिए क्या है लिखा हुआ, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आपके लिए क्या जाना जरूरी, क्या है ज्यादा, वो जानना जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए कांच का, आप इससे पहले भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देखा क्या वायु से ज्यादा होता है, आपने देखा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि, यहाँ देखिए कहता है कि यदि लेंस को कांच के समान अपवर्तनांक वाले तरल में डुबोया जाए तो, यानी लेंस को कांच के समान अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले तरल में, लिक्विड में डुबोया जाए तो लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। इसकी फोकस दूरी अनंत और क्षमता क्या होगा, पावर शून्य हो जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यदि लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले तरल में डुबोया जाए, यानी यहां देखा आपने क्या, समान वाले पर डुबोया जाता है, यहाँ पर क्या डुबाया जाता है, अधिक वाले पे, और यहाँ जब डुबाया जाता है तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, और अर्थात अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह और उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। आपने ये भी देख लिया जब अधिक अपवर्तनांक वाले से मिलाते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, जल में डूबे गए वायु के बुलबुले, जल में डूबे गए वायु के बुलबुले जो होते हैं, ठीक उसी स्थिति होगी जहां जो कांच के अधिक अपवर्तनांक वाले तरल में डूबे उत्तल लेंस की होती है। जैसे आपको क्या, इसका एग्जांपल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको मैं बता रहा हूं। जब आप बारिश का मौसम रहता है तो बारिश के मौसम में आप देखते होंगे कि यदा कदा आपको देखने को मिलता होगा ऊपर में बुलबुला जैसे दिखाई पड़ता है। ये बुलबुला दरअसल कैसा होता है वो आपको दिखेगा, ये दिखता उत्तल लेंस की तरह है, ठीक है, लेकिन व्यवहार कैसा होता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार होता है। ये आपको बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। दिखता कैसा है, उत्तल लेंस की तरह, और व्यवहार कैसा होता है, अवतल लेंस की तरह। आगे देखते हैं कन्वेक्स लेंस। अब हम लोग अपने कन्वेक्स लेंस की ओर आ जाते हैं, ठीक है। यहां देखिए कन्वेक्स लेंस के बारे में क्या जानकारियां दी गई है। सबसे पहली बात तो ये आपने देख लिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये याद रखिएगा, कन्वर्जिंग, ये एग्जाम में काम आएगा आपको, अभिसारी एंड कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपके लिए जरूरी है, अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस, जिसको द्वि अवतल लेंस या उभयावतल या बाई कनकेव लेंस बोलते हैं। उसको देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, यानी डाइवर्जेंस करता है, डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, एक एक करके हम आप समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे लिए और क्या जरूरी है। यहाँ देखिए, ये वक्रता केंद्र है, ये सब तो हम लोग को एग्जाम में नहीं आता, तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, जिस प्रकार हम लोग वहां पर देखे थे दर्पण के में, हम लोग देखे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे थे, उसी प्रकार से यहाँ उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं। यानी कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका फोकस, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, फोकस 2 पे बनने वाला है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, वास्तविक क्या होगा और उल्टा होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये लेंस में है, जो वहां दर्पण में था, अवतल दर्पण में था, यहाँ पर आपने लेंस में देख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब 2f पर 2f1 पर बनता है तो 2f2, आप इसको हम ग्राफ से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ f1 पर तो है, अनंत पे बनता है, तो ज़्यादा आप समझ में शायद पाएंगे, ठीक है। हम लोग ग्राफ को एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक एक चीज़ करके लिखा हुआ है, आप ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ किस प्रकार से अनंत से आने वाली क्या हो गया, फोकस पे बन गया है। आप इसको देखिए, यहाँ देखिए, आपने ये नंबर भी देख लिया, ठीक है। अब जब यहाँ देखेंगे तो आपको एक एक चीज करके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमको प्रश्न पूछना चाहिए। अब अवतल दर्पण में आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए रेखा, रेखा आरेख, ये जब अनंत पे बनता है तो फोकस पे हम लोग तो बहुत पहले से जानते हैं, आभासी होता है और सीधा होता है। यहाँ पर अत्यधिक छोटा होता है वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, और वस्तु के बिंदु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ अनंत और लेंस के प्रकाशिकी के बीच में रहेगा तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है ये इस तरीके से है। अब आते हैं हम लोग लेंस फार्मूला पे। लेंस फार्मूला पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लेंस फार्मूला जो आपको एग्जाम में यदा कदा पूछा जाता है, चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसको लेंस फार्मूला बोलते हैं। यानी लेंस फार्मूला में आपको क्या जानना जरूरी है, वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f, तीनों को जब आप
एक जगह रखेंगे 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। आप कमेंट करके बताइए कि दर्पण सूत्र क्या होता है, यानी मिरर फार्मूला क्या होता है। आप कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा कमेंट फार्मूला क्या है। आपने पार्ट 1 किया है तो अच्छे से किया है कि नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब आता है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। आवर्धन के बारे में देखिए जानकारी क्या है। आवर्धन के बारे में जो जानकारी मिलती है यहां से देखिए, एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज बाई वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लिया आपने, इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब लेंस फॉर हम लोग मिरर पढ़ रहे थे उसमें भी आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, और यहाँ भी देखिए मैग्निफिकेशन आप लोग देख रहे हैं लेंस में कि अच्छा वहाँ पर अंतर क्या था इस बारे में कि वहाँ माइनस लगा हुआ था, यहाँ पर क्या है प्लस लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, यानी h'/h अपॉन v/u। आपने ये भी देख लिया, इसको याद कर लीजिए, आपको आगामी आने वाले एग्जाम्स में फॉर्मूला में एग्जाम काम आएगा। अब देखते हैं लेंस की क्षमता, क्या देखना है हम लोग को, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, कन्वर्ज या डाइवर्जेंट करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में, पावर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे P द्वारा व्यक्त करते हैं और ये फोकस दूरी के लेंस की क्षमता को दर्शाता है, यानी P इजिकल टू 1/f। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, डायोप्टर होता है, जो एग्जाम में VBI है, डायोप्टर है। और फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं, किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में व्यक्त करते हैं। यानी मान लिया जाए आपके एग्जाम में सेंटीमीटर दे दिया तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, मीटर में पहले परिवर्तन कर लीजिएगा, फिर आप इसको पावर निकालिएगा तो निकल जाएगा और सही निकलेगा। यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, यानी 1d इजिकल टू 1 - 1m-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये फैक्चुअल नेचर का है, याद कर लीजिएगा, आपको ज्यादा काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्या लिखा है। अब देखिए ये है कि चश्मा बनाने वाले लेंस की क्षमता का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं चश्मा जो बनाता है उस लेंस की क्षमता होता है। आप कई बार देखे होंगे कि कई लोग जनरली अब क्या होता है चश्मा पहनते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आंखों की समस्या में बढ़ते चला जाता है, इस कारण से लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है। कम उम्र के बच्चों को भी देखा होगा आपने। तो ये चश्मा जो लगाता है कई प्रकार का चश्मा का होता है, लेकिन बेसिक तो इतना होता है कि कनकेव और कन्वेक्स होगा। यदि आप पूछिएगा किसी अपने दोस्तों से कि आपका चश्मा का लेंस पावर जो है निगेटिव है या पॉजिटिव, यदि बता दिया, मान लिया जाए कि वो पॉजिटिव है तो आप समझिएगा क्या उत्तल लेंस पहना हुआ है, यदि बता दिया निगेटिव है समझिएगा अवतल लेंस पहना हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ देख लिया। अब यहाँ डायोप्टर से इस तरीके से डिनोट किया जाता है। लेंसों का उपयोग किस माध्यम से करते हैं, सबसे पहली बात तो दूरबीन में करते हैं, चश्मा में करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं। नेक्स्ट ये देखिए आवर्धन यानी मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस का बना होता है। किसका बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने यही क्वेश्चन पूछा था 67th बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, तो आप यदि एग्जाम की तैयारी 69 का कर रहे हैं तो आपके लिए मेरे द्वारा पढ़ाया गया जितने भी चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे 20 सालों के साइंस के क्वेश्चन पे ही नहीं बल्कि सारे क्वेश्चन पे मैंने ऑब्जर्व किया है, समझा है, सीखा है, स्मार्ट स्ट्रेटजी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आप जरूर उसको देखिए। दूसरी बात, यदि PYQ का एनालिसिस आपने मेरे तरीके से नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के PYQ 68 PYQ का एनालिसिस ज़बरदस्त तरीके से किया है, आप जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपके 69th एग्जाम में क्या रिलीवेंट है वो मैं जरूर बताया, उसमें बात किया हूँ। यहाँ देखिए दृष्टि दोष को निवारण हेतु भी ऐनक यानी चश्मा को में लेंस का उपयोग करने में किया जाता है। अब हम लोग दृष्टि दोष, एक नए शब्द आ गया दृष्टि दोष, यानी आंख की समस्या यानी आई प्रॉब्लम। अब आई प्रॉब्लम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में आई प्रॉब्लम से यहाँ देखिए लिखा हुआ चैप्टर में दृष्टि दोष और निवारण। सबसे पहले आई प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी जानकारियां मैं एक एक करके जिस प्रकार से ले रहा हूं आपको दूंगा। आप लोग उसको पढ़िए, समझिए, देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कैसे मेरा पढ़ाने का स्ट्रेटजी कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है, मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा है, आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। इससे मुझे लगेगा कि क्या आपके लिए और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।